सो दोस्तों, आज एंशियंट इंडिया का लेक्चर 4 में हम लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ने जाते हैं स्टोन एज। लेक्चर 5 है ये, लेकिन लेक्चर 4 में हम लोग ने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ा था कि ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है था। ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या था, जैसे अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो ऊपर में एक विंध्यास हिमालयस था, फिर नीचे में एक विंध्यास रेंज था, यहाँ से दो पास था, एक खैबर पास और एक बोलान पास। ये खैबर पास और ये बोलान पास जो इसको कंट्रोल करके रखता था, वही पूरा इंडिया में रूल करता था। जैसे ज़्यादा देर कौन रूल किया था, गुप्ता पीरियड, और दूसरा क्या था, मौर्यन पीरियड, क्योंकि वो लोग एक अफगानिस्तान में कंट्रोल करके रखा था। बोलान खैबर पास से जितना भी इन्वेजन हुआ है मैक्सिमम खैबर पास से हुआ है, और बोलन पास से दो इन्वेजन हुआ था। एक हुआ था आपका बहादुर शाह का, और एक हुआ था अहमद शाह अब्दाली का। और इधर से जितना भी सेटलमेंट हुआ था, यहाँ आपको पता है अफ़गानिस्तान था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर टीन पाया गया था। फिर यहाँ एक से यहाँ पर एक कॉपर पाया गया था, तो इसी के बीच में एक हड़प्पन सिविलाइजेशन आया था जहाँ पर हम लोग ब्रोंज पाते हैं। यहाँ छोटा नगर प्लेट्यू पे हम लोग को आयरन मिला था, जहाँ पर मगध का कंट्रोल था। तो ये सब चीज़ ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस हम लोग ने समझा था लेक्चर 4 में। तो आज हम आपको समझाना जा रहे हैं। अब यहाँ से मेन एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट होगा, जिस पे हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज नाम क्यों दिया गया था इस एज को, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो ह्यूमन बींग थे वेर जस्ट यूजिंग द स्टोन एज ए टूल्स, नॉट सो मच not so much magnitude of weapons. They are only using the stones, therefore they are known as stone age, or we can also known as the early man. And main period lying was the prehistorical period. प्रीहिस्टोरिकल पीरियड तीन तरह का से हुआ था, एक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और चाल्कोलिथिक। लेकिन इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा में इस चैप्टर में सिर्फ तीन को पढ़ाया गया है, और नेक्स्ट चैप्टर में आपका चाल्कोलिथिक को पढ़ाया गया है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड, जो पूरा प्री हिस्ट्रिक पीरियड था, जो पैलियोलिथिक था, वो 20 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक चला था। जो फर्स्ट चैप्टर में हम आपको रफ क्रोनोलॉजी दे दिए हैं पीरियड्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे जाके इसका एक प्लेलिस्ट है एंशिएंट इंडिया का, वहाँ जाके विजिट करें और वीडियो को देखें। तो यहाँ पर हम लोग मेनली तीन टॉपिक को पढ़ेंगे, एक पैलियोलिथिक, एक मेसोलिथिक और एक नियोलिथिक। और हम लोग पहले से ही हम बोले हैं कि हर एक तीन चीज़ का पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, दूसरा आपका सोशल एनालिसिस करेंगे, तीसरा आपका इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, और चौथा अगर उस समय में आर्ट एंड आर्किटेक्चर था तो उसका एनालिसिस करेंगे। तीनों में, पैलियो का भी, मेसो का भी, नियो का भी। फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बता देते कि पैलियोलिथिक, पैलियो मीन्स ओल्ड होता है, ओल्ड मीन्स नॉर्मल स्टोन एज ए टूल, ये तो आपको पता ही है। मेजो मीन्स मिडिल था, और यहाँ हम लोगों को क्या पाया गया था, माइक्रोलिथ्स, वेपन्स, एंड यहाँ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। नियो में न्यू एज था, यहाँ पर हम लोग का जब हम लोग माइक्रोलिथ यूज़ कर लिए, डोमेस्टिकेशन होने लगा, तो यहाँ पर हम लोग का फार्मिंग, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। और एग्रीकल्चर स्टार्टेड, और सबसे पहला प्लेस एग्रीकल्चर का जानते ही आप लोग क्या था, मेहरगढ़, ठीक है। तो अब इस चैप्टर से मेन एंशिएंट इंडिया का चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले चार चैप्टर आपको बेसिक क्लियर करने के लिए था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द places, what are the geographical importance, what are the types of historians, what are the types of historians were there, how they reconstructed the historical fact, and how is this historical fact changes from time to time, from person to person और from historian to historian। तो अब हम लोग पैलियोलिथिक पढ़ते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक की जो पीपल थे उसको हम लोग
ये पूरा प्री हिस्ट्री में हम लोग इसको प्री हिस्ट्री से क्यों कहा जाता है? प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री के पहले मीन्स जिस टाइप का हिस्ट्री लिखा गया था उसके पहले, क्यों जो हिस्ट्री लिखा गया था वो मेनली उस पीरियड के लिए लिखा गया था जिस पीरियड में वहाँ की ह्यूमंस को आर्ट एंड आर्किटेक्चर या राइटिंग का नॉलेज था। उसके पहले में वैसा कुछ एविडेंस नहीं मिला था कि इन लोगों को राइटिंग आता है। तो इन इसीलिए इस पीरियड को कहा गया था प्री हिस्ट्री पीरियड। और ये पीरियड हम लोग को मेनली पता चला है आर्कोलॉजिकल एविडेंस से। चैप्टर 2 में याद करिए सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें मेन सोर्सेज क्या था आर्कोलॉजिकल एविडेंस में, और सेकेंडरी सोर्सेज क्या था मेरा लिटरेरी सोर्सेज। तो हंटर्स एंड फूड गैदरर्स कहा गया है इन लोगों को, क्यों कि मेनली ये लोग क्या काम करते थे, इन लोगों को छोटा स्टोन से काम आता था, तो हंटर थे और फूड गैदर करते थे। तो एज ऑफ अर्थ हमारा कितना है 4000 मिलियन ईयर। फोर्थ स्टेज इट इज़ कॉल्ड एज ऑफ अर्थ 400 मिलियन ईयर। फोर्थ स्टेज इट इज़ कॉल्ड क्वार्टिनरी डिवाइडेड इनटू मीन्स एज ऑफ अर्थ का जो 4000 मिलियन ईयर है इसका जो पैलियोलिथिक था ये फोर्थ स्टेज था। अब इस फोर्थ स्टेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टरनरी। इस फेज को जो प्री हिस्ट्रिक फेज है ये फोर्थ स्टेज था, पूरा अर्थ के एज का फोर्थ स्टेज था, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक प्लीस्टोसिन जो 20 मिलियन से लेकर 10,000 तक चला था, इसमें मैन आए थे लेकिन ये मेरे लिए बहुत ठंडा था, आइस एज था। और एक होलोसिन बिगेन अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, वार्म क्लाइमेट था। यहाँ इस वार्म क्लाइमेट के कारण ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट आया, ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस बिगेन। साइट्स आर पैलियोलिथिक पीरियड में साइट्स मेनली रिवर के बगल में था, क्योंकि वो लोग एक वाटर रिसोर्सेज मिला गया था, मेन सोर्स मिल गया था, और हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। अब देखिए पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था, कुछ नहीं था, खाली ह्यूमन बीइंग का स्टार्ट हो गया था हेलोसिन में। तो उन लोग को अपने आप को चलाने के लिए हंटिंग करना पड़ता था, फूड गैदरिंग करना चाहिए था, पानी पीना पड़ता था, तो इसलिए वो लोग रिवर के पास ज़्यादा रहते थे। अगर हम टूल्स के बारे में चेक करें तो टूल्स वेयर मेनली गैदर्ड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू और कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। टूल्स जो वो लोग का फूड गैदरिंग और आपका हंटिंग के लिए यूज़ करते थे वो मेनली गैदर्ड करते थे छोटा नागपुर प्लेट्यू से और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से। एनिमल्स रिमेन्स फाउंड इन बोलान वैली ऑफ मिर्ज़ापुर यूपी। बोलान वैली ऑफ मिर्ज़ापुर यूपी, वहाँ से हम लोग को एनिमल्स का रिमेन्स मिला गया था, क्योंकि मेनली उस टाइम में प्री हिस्टोरिकल पीरियड था। तो मेन सोर्सेज क्या था हम लोग का, एक्सकावेशन थ्रू आर्कोलॉजिकल एविडेंस। आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलने के कारण हम लोग पता करते थे कि उस समय क्या क्या होता था, और कार्बन डेटिंग से हम लोग उस समय का एज पता कर लेते। तो उस समय का एज पता करने के बाद हम लोग रिलेट करते थे कि हाँ भाई ये पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था, ये इस समय में नियोलिथिक पीरियड में हुआ है, ये मेसोलिथिक पीरियड में हुआ है। अब पैलियोलिथिक पीरियड का कल्चर क्या था, डेवलप फ्रॉम आइस एज बट प्रोग्रेस इन वार्म एज हेलोसिन। मेनली प्लेस्टोसिन में आइस एज हुआ था, ह्यूमन आ गए थे, लेकिन मेन डेवलपमेंट उन लोग का हुआ होलोसिन गर्म समय में। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। देखिए एज ऑफ अर्थ का एज 4000 मिलियन ईयर, उसमें से ये जो पीरियड था जहाँ से ह्यूमन अपीयर है उसको हम लोग फोर्थ स्टेज कहते हैं। फोर्थ स्टेज को हम लोग क्वाटरनरी भी कहते हैं। क्वाटरनरी में 2 पार्ट था, एक था आपको प्लेस्टोसिन जहाँ पर मेन आए थे लेकिन वो आइसिस था ठंडा समय। होलोसिन में मेनली मेन का ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, वार्म क्लाइमेट आ गया तब। टूल्स कहाँ से लिए थे वो लोग, छोटा नागपुर प्लेट्यू से और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, एनिमल्स रिमेन्स फाउंड इन बोलान वैली ऑफ मिर्ज़ापुर। ठीक है, कल्चर कुछ तो कल्चर होगा, डेवलप फ्रॉम आइस एज बट प्रोग्रेस इन वार्म एज। अब देखिए पैलियोलिथिक पीरियड में भी फेजेस थे, डिपेंड करता था कि फेजेस कैसे आपका चलता है। तो अर्ली और लोअर पी का मतलब हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक फेज जो 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक चला था। ठीक है, देखिए 20 लाख बीसी से आपका स्टार्ट हुआ था और 10,000 बीसी तक पूरा चला था पैलियोलिथिक पीरियड। तो उस 20 लाख से 5 लाख बीसी में अर्ली ही स्टार्ट हुआ, जहाँ से ह्यूमन अपीयर होने लगे, ये सब चीज़ होने लगा।
कवर्स ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। ठीक है, ये जो समय है मेन जितना भी आइस एज का समय था मीन्स प्लेलिस्टिसिन, उस समय को कवर करता था। टूल्स हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। क्यों चॉपर्स यूज करते थे? क्योंकि उस समय ठंडा समय था, आइस हो जाता था, इसलिए क्लीवर्स एंड चॉपर्स। फाउंड इन रिवर सोन पंजाब, बेलान वैली मिर्ज़ापुर यूपी, दिदवाना राजस्थान, केप्स एंड रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका भोपाल। फाउंड इन कहाँ कहाँ वो लोग मिले हम लोग को? मेनली वो लोग रिवर के पास मिले, मिर्ज़ापुर छोटा नागपुर प्लेटी क्योंकि वहाँ से वो लोग टूल्स बनाते थे, दिदवाना राजस्थान क्योंकि उसके बगल में रिवर था, केप्स एंड रॉक शेल्टर और भीमबेटका कहाँ उनको हाइड करने को समय जगह मिलता था। मिडिल पैलोलिथिक पीरियड 50,000 BC से 40,000 BC तक। टूल्स क्या था? ब्लेड्स, पॉइंट्स, क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स का बना हुआ। फाउंड इन ऑन द रिवर वैली ऑफ नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर के बगल में, क्योंकि वो लोग खाने पे मेनली डिपेंड थे और पीने पे, तो रिवर वैली ऑफ नर्मदा पे। फाउंड इन साउथ ऑफ तुंगाभद्रा रिवर। मेनली सब रिवर के पास वो लोग ज़्यादा मेनली फाउंड किया जाते थे। अब आते हैं हम लोग अपर पैलियोलिथिक फेज में, जो 40,000 BC से 1500 BC तक चलता था। 40,000 BC से 1500 BC तक। लेस ह्यूमिड एंड लास्ट फेज ऑफ आइस एज। ये थोड़ा कम ह्यूमिड था और लास्ट एज ऑफ आइस एज था। टूल्स ब्लेड्स फाउंड इन आंध्र प्रदेश। हम आपको यहाँ पढ़ाए थे कि मेनली टूल्स कहाँ कहाँ से, करनौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो यूपी वाला इलाका से वो लोग लेता था टूल्स, सॉरी वहाँ रहते थे रिवर्स पंजाब और बेलान वैली ऑफ यूपर, और यहाँ से वो लोग टूल्स जो करनौल डिस्ट्रिक्ट से लेते थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, बिहार मतलब वो वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू। केप्स एंड रॉक शेल्टर्स फॉर स्टेइंग नियर भीमबेटका। दे वर एबसेंट इन एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंदस एंड गंगा। पता नहीं क्यों, पर दे वर एबसेंट। आई थिंक दे वर अनेबल टू माइग्रेट टू दैट प्लेस, बट दे वर एबसेंट इन यहाँ एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंदस एंड गंगा में उनका कोई एक एविडेंस ही नहीं मिला। सो हिस्टोरियन इस पॉइंट्स पे आए कि दे वर एबसेंट इन एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंदस एंड गंगा। फाउंड इन हिली स्लोप्स एंड रिवर वैलीज। मतलब मेनली वो लोग या हिली स्लोप्स में पाए गए, जैसे यूपी, बिहार, क्योंकि वहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास उन लोग को बहुत सारा टूल्स मिल जाता था, और रिवर वैलीज के पास में क्योंकि पानी का जोलॉजिकल जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए वो लोग माइग्रेट करते थे एक दूसरे, और वहाँ ही एविडेंस पाया गया उन लोग का। और अगर आप मेसोलिथिक एज में कदम रखेंगे तो अब हम लोग का पैलियोलिथिक ख़त्म हो गया। मेसोलिथिक मतलब क्या? मिडिल पढ़ा दिया गया है। माइक्रोलिथ हुआ था और यहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पाया गया था। 10,000 तक आपका अपर फेज तक ख़त्म हो गया, पैलियोलिथिक ख़त्म हो गया। अब 9,000 से 4,000 BC तक मेनली ये लोग क्या थे? देखिए अभी भी हंटिंग ही चल रहा है, क्योंकि पेट मतलब चलने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, और मेनली खाना वो लोग हंटिंग पे डिपेंड थे, क्योंकि मेरा जो न्यूलिथिक पीरियड में ही हम लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे, बट वहाँ तक हंटिंग ही चलता था। ये जो था एक ट्रांजिशनल फेज था फ्रॉम पैलियोलिथिक टू न्यूलिथिक। द मिडिल फेज इज नोन एज द ट्रांजिशनल पीरियड वेयर पीपल फ्रॉम हंटिंग और looking like animal has transformed mainly to the human being, because they started to for exploring the other facts of getting livelihood or getting nutrition. They started to agriculture, because here domestication of animal started, and then therefore this is known as the transitional phase between the paleolithic age and neolithic age. Means of livelihood क्या था? Flaunting and fishing, food gathering, domestication. टूल्स क्या था? माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रोलिथ्स टूल्स में चार चीज़ था। एक था आपका ट्रैपजेस्ट, एक था लूनेट्स, एक पॉइंट्स और एक ट्रायंगल और एक ब्लेड्स। अब टूल्स मेनली ये लोग भी वहाँ से पाए, छोटा नागपुर प्लेट्यू या आपका कावेरी रिवर के पास, क्योंकि देयर वेर द ग्रेट माइंस एंड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कर्नल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। साइट्स बघेल राजस्थान, साउदर्न यूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा।
Bagur, Rajasthan, Adamgarh in Madhya Pradesh were the earliest evidence of domestication of animals. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Bagur, Rajasthan and Adamgarh, Madhya Pradesh were the earliest evidence of domestication of animals. Now अब हम लोग जब मेसोलिथिक तब पढ़ लेते हैं तब हम लोग कुछ उसके कल्चर मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर को उसको देखते हैं. तो प्री हिस्ट्रिक आर्ट मीन्स स्टार्टेड टू लिव इन केव, क्योंकि प्रोटो पैलियोलिथिक से ही वो लोग केव में रहने लगते. तो अब भीमबेटका देयरफॉर some archaeological evidence says that they started to communicate with each other, or they started to write something in the caves and shelter, but we were unable to, because as the writings were deciphered, means we were unable to organize what they were writing or what they are communicating. Therefore they were just looking like an art. Therefore we are to explain what is the prehistoric rock art. Rock art classified in four broad development: subject matter, color, style and superimposition. What is the subject of the art, what is the color of the art, what is the style of the art, and what is the superimposition of the art. Stage 1, representing hunting or gathering. Stage 2, hunters and gatherer in hunting and dancing scenes. Means these are the stages from which the art and architecture in the rock art has been transformed from one stage to another stage. In the first stage, there were mainly hunting and gathering pictures. In the second stage, hunters and gatherers in hunting and dancing scenes. Now in the third stage depicts settled agriculture and animal keepers of Neolithic, Chalcolithic, but we are here explaining all the historic art, prehistoric art. Therefore, Neolithic and Chalcolithic also comes into play. Stage 4, rock art represent people of early historic period. Early historic period. Most important Mesolithic rock art is Bhimbetka, Adamgarh, caves and rock shelter of Bhimbetka, because it is coming from earliest Paleolithic period, and Jharkhand region. Now we want to learn some specific factor, as the Bhimbetka caves is the most famous one. So we want to learn. So हम लोग इसके कुछ specific, इसका कोई रीजन है कि ये इतना फेमस क्यों हुआ. Hunting scenes of archers, तीर. Human figure and design in geometrical position, pattern. Dance scenes and horse riding. Warriors with umbrella like headgears. Musical instruments, horns, pipes, drums, tom-toms. Overlapping layer in red and white and green. Wild animal figures in red ochre, white, grey color. Wild animal figures in red, ochre, white and grey color. Black color from charcoal also used. Black color from charcoal also used. Neolithic age. New means new. Okay, now we, after reading all the prehistoric, only the prehistoric rock art only comes from this question to this position, and also it ends because the main is in Bhimbetka caves. Therefore we learned some of the specific and basic characteristics of Bhimbetka caves. Now we are going to start the Neolithic age. Now we have gone that hunters, now domestication of animals started. Now if hunting and domestication together goes, then there is a purpose of agriculture, because domestication of animals mainly used for agriculture's purpose. Therefore Neolithic age is mainly called as fruit producers. New, there were evidence of poetry evidence 5000 BC and agricultural evidence. Poetry evidence mainly for to store food grown. Now to store food grown, how we have found the poetry. First poetry we have found was code impressed. Second poetry, red and black ware, which comes from Harappan or Chola period, Chalco period. Printed grey wares, which came from post Harappan Vedic period, and northern black polished ware, which came from Mahajanapada pottery. Mahajana, which also named as Mahajana pottery. So this is the regions or the types of pottery we get during that period, and we also establish a relationship between the period and the time at which, or the place where it has been found. Harappan period, post Harappan Vedic period,
Mahajana poetry. Now we have to learn some how the Neolithic divided into three different areas. Neolithic is mainly divided into three different areas. First area is one point is this, second area is this, and third area is this. I have explained in the geographical importance why this area was important, why this area is important, why this area is this was area was northeastern part. Here, one I said that Mehergarh was the first where the evidence of agriculture is found, and now it is in Pakistan, where wheat, cotton, and live in mud brick houses. This is the explanation of Mehergarh. Okay. In Jammu and Kashmir, now Jammu and Kashmir, the two places what was Burjahom and Gufkaral was the first evidence where we have found that Neolithic age existence, 27,000 BC and 2000 BC. Live in lakeside in pits. Dog domestication, and how they found the dog domestication buried with their master. When the master become dead, the dog were also buried with them. There we got the domestication of. There we come into conclusion that domestication of animals were also done there, and we have also found some in Gufkaral and Burjahom. We have also found some published stone and bones. Now the second place where the settlement is mainly occurred was Saruduru, Marakadola, and Dojali. These are the places in the northeastern part of India. These are the three important places. Other than this, there are many places in the northeastern part, but most of the evidence were found from these places. Okay. Uh, we will also explain some points about this period, this area. Now, in the South Indian, there were the Piklihal, Brahmagiri, Miski, and Halur. There we what are the evidence were found which belongs to the Neolithic period, that is cattle headers, which is also known as Piklihal, sheep, goats, and cattle, and ass mounds form. This is mainly depicts the domestication of animal. This mainly depicts the domestication of animals. So I am to explain what are the teams Mehergarh. These are the earliest site of agricultural evidence now in Pakistan. Mainly 9000 BC. Tools used are polystone, northwestern, rectangular axis with curved cutting edge. Sorry, this is only for Mehergarh. Now for Jammu and Kashmir, that is about Burjahom and Gufkaral. What is the meaning of Gufkaral? Guf means Gufa. Gufa means the den-like area, and Karal means waters. The name of area is also only given on the sites that we have visited, where we have found a gufa for the living of people, and potters which were the symbol that the storage of grains were also occurring, and the which were the evidence that the agriculture were found. Two sites and poetry, coarse grey poetry were found. In the northwestern, rectangular, in the mainly in Burzahom, rectangular axis with curved cutting edge. Kashmiri Neolithic culture was distinguished by dwelling pits. Now in the area of northeastern, which was this area, northeastern, this is Saraturu, Marakadola, and Dojalingding. Polished stone with rectangular butt, bone tools discovered from Chirand, Bihar, cultivation of rice, Koldi Hawa, Allahabad, and tools found in Garo Hills, Meghalaya. Northeastern, polished stone with rectangular butt, bone tools discovered from Chirand, Bihar, cultivation of rice, Koldi Hawa, Allahabad, tools found in Garo Hills, Meghalaya. In southern Ilaka, in the places of Piklihal that I explained here, Piklihal, Brahmagiri, Miski, and Hellore, there we found axes like oval sides and pointed birds, and cattle domestication, sheep and goats. Farming communities lived in circular and rectangular houses made up of mud and reed. Crops were ragi, horse gram, wheat, and cotton, and poultry for storing grains, cooking, and eating. So, in this chapter, we explain mainly the prehistoric period. Prehistoric and non prehistoric, there we only explain the Paleolithic and their phases, early, middle, and new. Later, Mesolithic, and after Mesolithic, we learned about the prehistoric art, and after that, we learned about Neolithic and what are the regions which cover the most. That is one Mehergarh, north region that is Kashmir and Gufkaral, and the northeastern that is Sutratu,
मराकाडोला एंड डोजलीडंगा, and in the south ilaka, that is Piklihal, Brahmagiri and Miski. These are the region which explained about the uh, mm, where we explained about tools they were using, tools कौन से यूज़ कर रहे थे, प्लस वहाँ का ह्यूमन बींग कैसे थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या क्या एविडेंस पाया गया था, व्हाट आर द एविडेंस गॉट। ओके, तो ठीक है, आज का यहीं रखते हैं। अगर इसका सीरीज़ आपको और ज़्यादा देखना है तो आप इसके हमारे चैनल गेन टू नो पे जाइए, वहाँ एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का। ऊपर से मैं अभी मैथमेटिक्स का भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, बॉडमास, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड परसेंटेज खत्म हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर आ गया है, दूसरा लेक्चर आने वाला है। तो आप लोग, और करेंट अफेयर्स का हर दिन 2-3 क्वेश्चन 2-3 आते रहता है, वीडियोस ऊपर से शॉर्ट्स आते रहते हैं, तो उसको व्यूज़ कीजिए, तभी आपका हर एक तरह ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। थैंक यू। गेन टू नो को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको चैनल को अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।